हेलो दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर टी आर चौधरी। आप देख रहे हैं आपका अपना उत्थान ऑनलाइन एजुकेशन। और आज आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे मानव रक्त समूह और रक्त का आदान प्रदान, ब्लड ग्रुप एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लास्ट क्लास में अपन रक्त के बारे में विस्तार से अध्ययन कर रहे थे। इस रक्त में वैज्ञानिकों ने अपनी विभिन्न खोज क्रम के दौरान ऐसा पाया कि मनुष्य के रक्त में उपस्थित आरबीसी, लाल रक्त कणिका, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स की भित्ति पर, दीवारों पर कुछ विशेष प्रकार के एंटीजन उपस्थित रहते हैं। एंटीजन मतलब प्रतिजन होते हैं। एंटीजन का मतलब क्या होता है? प्रतिजन होते हैं। इन प्रतिजन की उपस्थिति के कारण वैज्ञानिक कुछ थे, उन वैज्ञानिकों ने देखा कि अलग अलग व्यक्ति के रक्त समूह में उपस्थित आरबीसी की सतह पर उपस्थित विशिष्ट एंटीजन की प्रवृत्ति के आधार पर, प्रतिजन की प्रवृत्ति के आधार पर अलग अलग प्रकार के रक्त समूह उपस्थित रहते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रक्त समूह की खोज की। तो आपको बता दूं, 20वीं सदी के प्रारंभिक काल में अर्थात सन 1900 ईस्वी में वैज्ञानिक आया था लैंड स्टीनर। कॉर्ल लैंड स्टीनर पूरा नाम है, वैज्ञानिक का नाम है कॉर्ल लैंड स्टीनर। उस वैज्ञानिक ने मनुष्य के रक्त में उपस्थित आरबीसी सतह पर विशिष्ट प्रकार के एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर रक्त समूहों की खोज की थी। तो सन 1900 ईस्वी में कॉर्ल लैंड स्टीनर ने मनुष्य के रक्त में उपस्थित आरबीसी की सतह पर विशिष्ट प्रकार के एंटीजन उपस्थित रहते हैं, उन एंटीजन की उपस्थिति के आधार पर वह मनुष्य है जिसकी आरबीसी की सतह पर ए एंटीजन उपस्थित रहता है, ए एंटीजन या प्रतिजन उपस्थित रहता है, उसके अंदर उपस्थित रक्त समूह को उन्होंने ए रक्त समूह नाम दिया। दूसरा मनुष्य या दूसरे टाइप के व्यक्ति जिनके रक्त में उपस्थित आरबीसी की सतह पर बी प्रतिजन या बी एंटीजन उपस्थित रहते हैं, उस व्यक्तियों के रक्त समूह को उन्होंने बी ब्लड ग्रुप नाम दिया, इसको ए ब्लड ग्रुप नाम दिया। और वे व्यक्ति जिनके रक्त समूह में उपस्थित आरबीसी की सतह पर ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित रहते हैं, उस व्यक्तियों के रक्त समूह को उन्हें ए बी नाम दे दिया, ए बी ब्लड ग्रुप कह दिया था। तो अर्थात लैंड स्टीनर ने मनुष्य के रक्त में उपस्थित आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन की प्रवृत्ति के आधार पर इन तीन प्रकार के रक्त समूहों को खोजा था। उसी क्रम में एक और वैज्ञानिक आया, उसका नाम था कॉस्टले व स्टूली। कॉस्टले व स्टूली, उन्होंने देखा कि कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जिनकी आरबीसी की सतह पर कोई विशिष्ट प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं रहता, अर्थात उनके रक्त में रक्त की ब्लड ग्रुप का निर्धारण करने वाला कोई विशिष्ट एंटीजन अनुपस्थित रहता है। अतः उन्हें जीरो या शून्य नाम दिया, और इस शून्य को इसी नाम में रूपांतरित करने के लिए उन्होंने ओ ब्लड ग्रुप नाम दे दिया। ओ ब्लड ग्रुप नाम आ गया। अर्थात सन 19वीं ईस्वी में और लैंड स्टीनर, कॉस्टले व स्टूली नामक वैज्ञानिकों ने मिलकर के मनुष्य के रक्त में उपस्थित आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन की प्रवृत्ति के आधार पर कुल 4 प्रकार के रक्त समूहों की खोज की, और इन चारों रक्त समूहों को मिलाकर के अपन ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं, ब्लड ग्रुप सिस्टम नाम देते हैं। तो आप लोग स्पष्ट रूप से इस बात से विदित हो चुके हैं कि रक्त समूह में आरबीसी सतह पर उपस्थित विशिष्ट प्रकार की एंटीजन की प्रवृत्ति के आधार पर वैज्ञानिकों ने टोटल 4 प्रकार के मानव रक्त समूहों की खोज की थी, जिसमें पहला रक्त समूह ए है, दूसरा रक्त समूह बी है, तीसरा रक्त समूह ए बी है और चौथा रक्त समूह ओ है। अब रक्त समूहों की प्रवृत्ति उसके रक्त में उपस्थित आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एंटीजन के आधार पर खोजी गई। साथ ही साथ इस वैज्ञानिकों ने खोजा कि व्यक्ति के रक्त समूह में आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के अगेंस्ट में उसकी रक्त प्लाज्मा में विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित रहती है। पॉइंट शुड बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की चर्चा कर रहा हूं।
जब किसी व्यक्ति के रक्त समूह में उसकी आरबीसी की सतह पर कुछ विशिष्ट प्रकार की एंटीजन होगी, तो उस एंटीजन के अगेंस्ट में मित्रों, उसकी रक्त प्लाज्मा में एक विशिष्ट प्रकार की एंटीबॉडी, एक विशिष्ट प्रकार के प्रतिरक्षी अणु उपस्थित रहेंगे। और इन प्रतिरक्षी अणुओं का काम होता है किसी विशिष्ट प्रकार की एंटीजन के अगेंस्ट में काम कर रक्त समूहन को करना। अर्थात किसी व्यक्ति के रक्त में उपस्थित एंटीजन और एंटीबॉडी अर्थात प्रतिजन व प्रतिरक्षी की प्रवृत्ति के आधार पर कुल 4 प्रकार के रक्त समूह होते हैं, जिसको आप इस बोर्ड पर देख रहे हैं। टोटल 4 रक्त समूहों को आप कंप्लीट रूप में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं, एबीओ रक्त समूह तंत्र कहते हैं, जिसकी खोज 2 प्रकार के वैज्ञानिकों ने मिलकर के की थी। एक और लैंड स्टीनर और दूसरा स्टूली भी कह सकते हैं या कोस्टले कह सकते हैं। तो इसमें आप ये पॉइंट जो देख रहे हैं, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो आप कहेंगे ये पहला ब्लड ग्रुप ए है, जिसको मैंने यहाँ दर्शा रखा है। दूसरा ब्लड ग्रुप बी है, जिसको मैंने इस लाइन से ऐसे डायग्रामेटिक कर रखा है। तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी है, जिसको मैंने इस प्रकार से यहाँ डायग्रामेटिक रूप से बता रखा है। और चौथा ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। तो ये 4 ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के, 4 प्रकार के, चारों को मैंने एक सीक्वेंस में रखा है। अब टाइप ऑफ आरबीसी, किसी विशिष्ट प्रकार के ब्लड समूह में, किसी विशिष्ट प्रकार के रक्त समूह में उपस्थित आरबीसी है, उसकी विशिष्ट संरचना और उसकी सतह पर विशिष्ट प्रकार की एंटीजन की उपस्थिति रहेगी। डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जिसको मैंने अलग अलग रंग में अलग अलग रूप से विभेदित कर रखा है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को देखते समय प्रत्येक स्टूडेंट जो रक्त समूह के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी चाहता है, इस डायग्राम को अवश्य ड्रॉ करें। तो आप देखेंगे जो ए ब्लड ग्रुप है, ए रक्त समूह है, उसमें उपस्थित जो आरबीसी होगी वो ऐसी रहेगी। आरबीसी का आकार द्विव अवतल होता है। मैंने यहाँ पर गोलाकार बनाया है, तो बनाने में आसानी थी और डायग्राम अच्छा लगे इसलिए बना दिया है। बाकी रियली में आरबीसी का आकार गोलाकार न होकर के बाई कॉनकेव या द्विव अवतल होता है। इस द्विव अवतल आरबीसी में वह व्यक्ति जो ए ब्लड ग्रुप रखेगा, ए रक्त समूह रखेगा, उसकी सतह पर विशेष प्रकार की एंटीजन उपस्थित रहेंगे। और उन एंटीजन का नाम क्या है, ए एंटीजन है। तो आप कहेंगे रक्त समूह कौन सा है, ए, उसमें उपस्थित एंटीजन कौन से है मित्रों, ए एंटीजन। जिसकी संरचना कैसी है, ये ऐसी संरचना, ये ए एंटीजन, ये इसकी संरचना, ये आरबीसी है। इस आरबीसी की सतह पर ये विभिन्न प्रकार के यानी ए प्रकार के एंटीजन उपस्थित है। इसी प्रकार से वो व्यक्ति जिसका रक्त समूह बी रहेगा, जिसका रक्त समूह बी रहेगा, उसकी आरबीसी पर या उसकी आरबीसी की जो उसमें जो आरबीसी रहेगी वो ये आरबीसी है। बी प्रकार के रक्त समूह में उपस्थित आरबीसी की सतह पर एक विशिष्ट प्रकार की एंटीजन उपस्थित रहेगी, जिसको बी एंटीजन कहते हैं। और इस बी एंटीजन का ये डायग्राम है मित्रों, आपको दिख रहा है, ये बी एंटीजन का डायग्राम है। जो नीचे रेड है, ऊपर से ब्लैक है, ये गोलाकार है और ये ऊपर से त्रिकोणाकार कह सकते हैं या चतुर्भुजीय कह सकते हैं। ये है बी एंटीजन, अर्थात वे व्यक्ति जिसकी आरबीसी की सतह पर केवल बी एंटीजन उपस्थित रहते हैं, वो केवल बी एंटीजन उपस्थित रहते हैं, वो बी ब्लड समूह रखते हैं। अब तीसरा है ए बी ब्लड समूह। आप देख रहे हैं ए एंटीजन बी एंटीजन, ए एंटीजन बी एंटीजन, ए एंटीजन बी एंटीजन, ए एंटीजन बी एंटीजन। अर्थात वह व्यक्ति जिसके रक्त समूह में उपस्थित आरबीसी की सतह पर ए और बी एंटीजन दोनों साथ साथ उपस्थित रहते हैं, वे व्यक्ति जिसके रक्त में उपस्थित आरबीसी की सतह पर ए और बी एंटीजन दोनों साथ साथ उपस्थित रहते हैं, उसका रक्त समूह कौन सा होता है, ए बी रक्त समूह होता है। और तीसरे वे व्यक्ति होते हैं स्टूली ने खोजा था कि वे व्यक्ति जिनकी आरबीसी की सतह पर कोई विशिष्ट प्रकार के एंटीजन उपस्थित नहीं रहते हैं, अर्थात एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, उनमें ओ रक्त समूह होता है। ये आरबीसी है, नग्न पड़ी है, हेमोग्लोबिन जरूर पड़ा है, पर उसकी सतह पर कोई विशिष्ट एंटीजन नहीं है। अर्थात व्यक्ति के रक्त समूह का निर्धारण उसकी आरबीसी की सतह पर उपस्थित एंटीजन के द्वारा होता है। ये एंटीजन रक्त समूह ए में कौन सा एंटीजन, ए एंटीजन। रक्त समूह बी में कौन सा एंटीजन, बी एंटीजन। रक्त समूह ए बी में कौन सा एंटीजन, ए और बी बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट, एंटीजन दोनों उपस्थित रहते हैं। और रक्त समूह ओ में ओ यानी जीरो, ओ यानी जीरो, जीरो जैसा दिखाई देता है, इसलिए ओ रक्त समूह में कोई विशेष प्रकार का एंटीजन उपस्थित नहीं रहता। ओ ब्लड ग्रुप एंटीजन आर ऑलवेज एब्सेंट। अब चौथा पॉइंट है इसकी एंटीबॉडी। आप पहले से ही जान चुके हैं कि जिस व्यक्ति के रक्त समूह में जैसा एंटीजन होगा, उसके अगेंस्ट में उसकी विपरीत प्रकार का एंटीबॉडी होगा, क्योंकि एक समान प्रकार का एंटीजन एक समान प्रकार की एंटीबॉडी के साथ मिलकर के एग्लूटिनेशन, एक समान प्रकार का एंटीजन एक समान प्रकार की एंटीबॉडी के साथ मिलकर के
एग्लूटिनेशन की क्रिया करता है, अर्थात इसको कहते हैं समूहन। इस एग्लूटिनेशन की क्रिया में रक्त का अपघटन हो जाता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अर्थात आप आगे पढ़ने वाले हैं रक्त का आदान प्रदान। तो कौन से रक्त समूह का व्यक्ति कौन से रक्त समूह को ब्लड दे सकता है, कब, कितना, कैसे दे सकता है, ये बातें इस बात पे डिटरमाइन होती है, ये सारी बातें इस बात से निर्धारित होती है कि किसी व्यक्ति के रक्त में कौन सी एंटीजन और कौन सी एंटीबॉडी उपस्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप इतनी बात याद रखिएगा, एक समान प्रकार की एंटीजन एक समान प्रकार की एंटीबॉडी के साथ मिलकर के और एग्लूटिनेशन दर्शाती है, समूहन दर्शाती है, झुंड बना लेती है, जिससे आरबीसीओं का झुंड बनता, समूह बनता है। उस समूह के कारण वो आरबीसी ब्लड की डिस्ट्रॉय हो जाती है और रक्त खराब हो जाता है, फट जाता है, अपनी नौकल भाषा में ये कह सकते हैं। तो आप कहेंगे कि जो ए रक्त समूह होगा उसकी सतह पर एंटीबॉडी कौन सी होगी, ये एंटीबॉडी। आप कह रहे हैं ये ए एंटीजन इस बी एंटीबॉडी से कभी भी एग्लूटिनेशन नहीं करेगा, कभी भी समूहन की क्रिया नहीं होगी। किंतु इसी रक्त समूह में यदि ए एंटीजन आ जाए तो क्या हो जाएगा, समूहन की क्रिया हो जाएगी। अब समूहन की क्रिया क्यों नहीं होती है, क्योंकि ए एंटीजन है वो ए एंटीबॉडी से ही जुड़ सकती है। आप देख रहे हैं ये एंटीजन की संरचना ऐसी, ऊपर से गोल है, नीचे से पतला है, तो ये ऊपर से गोल और नीचे से पतला। आप कहेंगे इसके अंदर ये ए एंटीजन पूरी की पूरी क्या हो सकती है, फिट हो सकती है। किंतु क्या इसके अंदर ए एंटीजन बी एंटीबॉडी के अंदर ए एंटीजन फिक्स हो सकता है, नहीं हो सकता मित्रों। तो बी एंटीजन में ए एंटीबॉडी फिक्स नहीं होता, इसलिए प्रकृति ने जिसमें ब्लड समूह ए है, रक्त समूह ए है, उसको एंटीबॉडी कौन सी दी है, एंटीबॉडी बी दी है। अर्थात रक्त समूह जिसका ए होगा उसमें एंटीजन तो ए होगी किंतु एंटीबॉडी कौन सी रहेगी मित्रों, बी एंटीबॉडी रहेगी। इज दैट क्लियर, क्लियर है। अगला रक्त समूह बी है तो एंटीजन कौन सा, सॉरी एंटीबॉडी कौन सा होगा, ए होगा। एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। रक्त समूह बी एंटीबॉडी बी होगी तो रक्त समूह बी एंटीजन ए हो, क्या बोल रहा हूं, रक्त समूह बी एंटीजन बी होगी तो एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। सीधा उसका उल्टा होगा। पहला और सिंपल इतना ही है, रक्त समूह याद करना है तो एंटीजन याद कर लो, जिसमें जैसी एंटीजन उसका ऐसा ही रक्त समूह होगा, और एंटीबॉडी याद करनी जस्ट उसका उल्टा। तो आप कह रहे हैं कि बी रक्त समूह वाले में बी एंटीजन है और ए एंटीबॉडी है। इज दैट क्लियर। अब जिसका रक्त समूह ए बी होगा उसमें आप कहेंगे ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित रहेंगे, ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित रहेंगे, तभी उसका रक्त समूह ए बी होगा। अब ए बी रक्त समूह में एंटीजन दोनों है तो एंटीबॉडी नहीं होगी, एंटीबॉडी नहीं होगी। आपने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जिसका रक्त समूह ए बी है उसमें एंटीबॉडी नहीं होती है, एब्सेंट होती है, एब्सेंट होती है, क्योंकि दोनों एंटीजन उपस्थित है। कोई भी एंटीबॉडी यदि उसको मिल जाएगी तो किसी भी यदि बी एंटीजन मिली, बी एंटीजन और ए एंटीजन दोनों है, यदि इसको ए एंटीबॉडी मिली तो ए एंटीजन ए एंटीबॉडी के साथ मिलकर के एग्लूटिनेशन कर देगा, और यदि बी एंटीबॉडी मिली तो बी प्रकार का एंटीजन बी प्रकार की एंटीबॉडी के साथ मिलकर के एग्लूटिनेशन की क्रिया कर लेगा और रक्त समूह का अपघटन ही हो जाएगा, आरबीसी खत्म हो जाएगी। ये इस प्रकार के रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी उपस्थित नहीं रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। अब अगला है रक्त समूह ओ रक्त समूह में आपने पहले से ही पढ़ा है कोई एंटीजन होते ही नहीं है, अर्थात उसमें कितनी भी एंटीबॉडी डालो, बोले किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी आए कोई फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि एंटीजन है ही नहीं, तो कोई भी एंटीबॉडी आए कहीं एग्लूटिनेशन होने की कोई संभावना नहीं रहती। अर्थात ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति में ए व बी बहुत टाइप के एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी अणु उपस्थित रहते हैं। तो ये है आपका रक्त समूह, और उस रक्त समूह में उपस्थित विभिन्न प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडी। तो इसको आप विस्तार से आराम से समझ सकते हैं और एग्लूटिनेशन की क्रिया भी आप समझ सकते हैं। अब अगली पॉइंट को देखिएगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, रक्त का आदान प्रदान कब किया जा सकता है, आवश्यकता क्यों पड़ती है, कौन सा रक्त समूह सभी को रक्त दे सकता है, कौन सा रक्त समूह सभी को रक्त कौन सा रक्त समूह सभी से रक्त ले सकता है, अर्थात यूनिवर्सल डोनर कौन है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन है, सार्वत्रिक ग्राही कौन है, सार्वत्रिक दाता कौन है, इन सारी बातों पे अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात तो अपने को ये आवश्यकता पड़ी क्यों, अपने को रक्त आदान प्रदान करना पड़ा। आप देख रहे हैं कि मनुष्य में कई प्रकार की बीमारियां होती है, उस बीमारियों के तहत उसके रक्त में उपस्थित आरबीसी की संख्या घट जाए, आरबीसी की संख्या घटेगी तो आप जानते हैं कि हीमोग्लोबिन स्वतः ही घटेगा, अर्थात शरीर में उपस्थित रक्त की मात्रा को हीमोग्लोबिन की मात्रा से नापा जाता है। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, अर्थात रक्त की मात्रा को नापने के लिए
हीमोग्लोबिनोमीटर आता है। हीमोग्लोबिनोमीटर की सहायता से रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की मात्रा का आंकलन किया जाता है और उस मात्रा के आंकलन से किसी व्यक्ति में रक्त कितना है, ये निर्धारित किया जा सकता है। अर्थात पुरुषों में सामान्य श्रेणी में 12 से 17 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन उपस्थित है, तो वो सामान्य रक्त रखता है या रक्त धनी प्राणी कहलाता है। उससे यदि कम रेंज में हीमोग्लोबिन आ जाता है, तो उसको रक्ताल्पता वाला व्यक्ति कहेंगे या एनीमिक व्यक्ति कहेंगे। उसी प्रकार से यदि मैं महिलाओं की बात करूँ, यदि महिलाओं की बात करूँ, तो 10 से लेकर के 14 तक यदि उनके हीमोग्लोबिन 10 से 14 ग्राम प्रति 100 ml हीमोग्लोबिन है, तो वो सामान्य रक्त रखेगी। उससे यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाती है, तो उनमें भी रक्ताल्पता या एनीमिक कंडीशन पैदा हो सकती है। अर्थात उसको एनीमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति कहेंगे। ऐसे व्यक्तियों की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? तो कारण ये रहता है, सबसे पहला कारण है किसी चोट की वजह से, गंभीर चोट लग जाए जिसमें शरीर के आंतरिक या बाह्य भागों से रक्त की अत्यधिक मात्रा में हानि हो जाए, तो रक्त की कमी आ जाती है, जो एक्सीडेंट के समय सामान्यतः मुख्यतः देखने को मिलती है। इस अवस्था में उस व्यक्ति की जान बचाने के लिए रक्त को शरीर में और डालना पड़ेगा, अर्थात रक्त को शरीर में और भेजना पड़ेगा। इसी क्रिया को रक्त का आदान-प्रदान कहते हैं। यदि वो किसी गंभीर बीमारी से या किसी क्रोनिक बीमारी से ग्रसित हो जाए, तो भी उसके रक्त शरीर में रक्त की कमी हो सकती है। या फिर व्यक्ति की बोन मेरो डिफॉर्म हो जाए, बोन मेरो वीक हो जाए, जिसमें रक्त कणिकाओं का बनना ही रुक जाए, को बोन मेरो का सदमित होना कहते हैं। तो उस अवस्था में भी कुछ समय तक व्यक्ति को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करके और उसका जीवन सामान्य रूप से जीवित किया जा सकता है। अब अगली कंडीशन ऐसी है कि गर्भावस्था के समय महिलाओं में एक ही शरीर के अंदर 2 जीवों का पलना होता है। एक विकसित होने वाला शिशु भी पल रहा है और एक महिला खुद भी अपना जीवन कर रही है। तो उस समय भी उसके न्यूट्रिशन में कमी से या कुछ पोषक विषमताओं के कारण रक्त की कमी आ सकती है। तो उस कंडीशन में भी रक्त आदान-प्रदान की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मित्रों, प्रकृति में ऐसी कई कंडीशन पैदा होती है जिसमें एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति के रक्त को देने की आवश्यकता महसूस की जा सकती है। इस बात से अपन ये समझते हैं कि इसकी आवश्यकता तो कभी भी किसी वक्त किसी को भी पड़ सकती है। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप अपने जीवन में आपका रक्त समूह पहले से डिटरमाइन करके रखिएगा। खुदा न खास्ता कभी आपके जीवन में या किसी के भी जीवन में ऐसी कोई कंडीशन पैदा हो जाए, तो उसको सडन ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर उसका जीवन बचाया जा सकता है। अब कौन रक्तदाता हो सकता है? रक्तदाता होने के लिए भी कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन को फॉलो किया जाता है। प्रश्न पूछा जा सकता है, रक्तदाता की उपयुक्त कंडीशन क्या है? पहला है कि वो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित नहीं रहना चाहिए। अच्छा, क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त के माध्यम से फैलती है। अर्थात ऐसी बीमारी से यदि कोई व्यक्ति ग्रसित है, जैसे एचआईवी कह सकते हैं, जैसे मलेरिया कह सकते हैं, और भी छोटे-मोटे कई रोग हैं, ट्यूबरकुलोसिस कह सकते हैं, जो एक रक्त रोगी व्यक्ति से दूसरे रोगी व्यक्ति में रक्त आदान-प्रदान के दौरान फैलती है। तो हेपेटाइटिस हो सकता है। इन बीमारियों का पहले रक्तदाता व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है कि वो इनमें से किसी बीमारी से ग्रसित तो नहीं है। यदि वो ऐसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, तो वो रक्त देने के लिए पहली कंडीशन फॉलो कर रहा है। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि वो खुद व्यक्ति एनीमिक तो नहीं है, अर्थात उसके रक्त में हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है वो 14 से 17 या 10 से 14 के बीच में है या नहीं है। यदि ऐसी अवस्था में है, उससे ऊपर है, तो वो रक्तधनी प्राणी है और दूसरे व्यक्ति को रक्त दे सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि लास्ट 6 महीने में उसने कहीं पर भी कोई रक्त आदान-प्रदान नहीं किया हो। ये 3 कंडीशन यदि व्यक्ति फ़ॉलो कर रहा है और एक स्वस्थ जीवन यापन कर रहा है और वो रक्तदान करने के लिए इच्छुक है, तो ऐसे व्यक्ति को रक्तदान के लिए दाता के रूप में काम में लिया जा सकता है। इसमें सबसे चौथी और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रक्रिया है, वो ये है कि व्यक्ति का रक्त समूह, जिसमें ग्राही जो व्यक्ति है, के रक्त समूह मैच होना आवश्यक है। अब आजकल की लैबोरेटरी में इतना डेवलपमेंटेशन आ गया है कि रक्त समूह कोई भी हो, लैब में ब्लड बैंक में ब्लड को स्टोर कर लिया जाता है और जो जिस रक्त समूह की आवश्यकता रहती है, उतना उसके बदले में रक्त समूह ब्लड बैंक में से अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो वो कंडीशन अब चौथी लगभग-लगभग खत्म हो गई है। अब कितना किसको और कैसे देगा? कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को कितना रक्त दे सकता है? तो आप कह रहे हैं एक समय में एक व्यक्ति के द्वारा 1 यूनिट ब्लड का, सामान्यतः 1 यूनिट रक्त का डोनेट किया जा सकता है। अब एक समय में डोनेट करने के बाद उसको कम से कम 6 महीने तक वापस डोनेट नहीं करना चाहिए और कभी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा इमरजेंसी क्रिएट
हो जाती है, तो वो 1 महीने के बाद अपना 1 यूनिट ब्लड और दे सकता है। किसको दे सकता है? यानी जिसको आवश्यकता है, जो ग्राही है, वो उस दाता के ब्लड समूह से मैच हो रहा है, तो उसको दे सकता है। और कैसे देगा? बाय द हेल्प ऑफ रेडियोलॉजिस्ट, या जो लैब टेक्नीशियन है, या जो अ, डॉक्टर है, वो अपनी सहायता से एक विशेष प्रकार के बैग व ब्लड बैग, या कैपिस कहते हैं, उसके अंदर ब्लड को स्टोर करके और उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाया जाता है। उसके अंदर विशेष प्रकार के एग्लूटिनेजन पदार्थ या प्रतिस्कंदक पदार्थ भरे रहते हैं, जो रक्त का स्कंदन होने से रोकते हैं। नेक्स्ट देखिए। अब यहाँ है आरएच फैक्टर एंड इरिथ्रोब्लास्टिक फेटालाइसिस। उससे पहले अपन एक बात और डिस्कस करेंगे कि रक्त किसको कब कौन दे सकता है, अर्थात रक्त आदान प्रदान करने से पूर्व रक्त का मैच करना या रक्त को मिलान करने का क्या प्रक्रिया है, कैसे है। तब मैं आप कहूंगा कि आपने 3 प्रकार के एंटीजन तो रक्त में देखे। एक ए एंटीजन होता है, एक बी एंटीजन होता है, और दूसरा तीसरा जो है वो कोई एंटीजन नहीं हो। ऐसे 3 प्रकार के व्यक्ति तो देखे। एक ए एंटीजन, एक बी एंटीजन, और तीसरे में दोनों प्रकार के एंटीजन, और चौथे में कोई एंटीजन नहीं। तो ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप। अब इन 4 व्यक्तियों के अलावा एक और कंडीशन देखी, तो इस कंडीशन को देखने में या खोजने में लगभग 40 साल लगे, और ये बात है सन 1940 की। इस समय में यही वैज्ञानिक का नाम वही लैंड स्टीनर, और दूसरा वैज्ञानिक था वो इसके साथ था, उसका नाम था विनर। इन वैज्ञानिकों ने जो ब्लड ग्रुप खोजे थे, उसके लगभग 40 साल बाद में रक्त में एक रिचेस मंकी, अर्थात जो बंदर है, अनुसंधान करने वाले जो बंदर, उन बंदरों को प्रयोगशाला में लिया और उनके ऊपर अनुसंधान करते हुए सन 1940 के अंदर इसी लैंड स्टीनर व विनर ने एक और एंटीजन को रक्त समूह में, और वो एंटीजन था आरएच एंटीजन। अब आरएच नाम क्यों दिया? रिचस मंकी में उसको खोजा गया था, इसलिए उसका नाम आरएच नाम। ये एक ऐसी आरबीसी की सतह पर पाई जाने वाली एक ऐसी एंटीजन है जो अधिकांश व्यक्तियों के रक्त में उपस्थित रहती है। अर्थात इंडिया की बात करें तो लगभग ऐसे 80 से 80 के आसपास कह सकते हैं, या एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो अपन यूं कह सकते हैं कि लगभग 75 to 80% ऐसे पीपल्स आपको मिलेंगे जिनके रक्त में उन पीछे पहले वाली 2 एंटीजन के अलावा तीसरी और एक एंटीजन उपस्थित रहती है, उसका नाम है आरएच एंटीजन। और वे व्यक्ति जिनके रक्त में आरएच एंटीजन उपस्थित रहेगा, उनके रक्त समूह को पॉजिटिव रक्त समूह कहेंगे। क्या कहेंगे मित्रों? पॉजिटिव या धनात्मक ब्लड ग्रुप कहेंगे। और वे व्यक्ति जिनके रक्त में ये रक्त की आरबीसी की सतह पर ये विशेष प्रकार की आरएच एंटीजन अनुपस्थित रहेगी, उसको आरएच नेगेटिव ब्लड समूह वाले व्यक्ति कहेंगे। अर्थात आपने जो ये 3 ब्लड देखे थे, या ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप देखे थे, जिनमें मुख्यतः 3 प्रकार के एंटीजन, या तो ए एंटीजन या बी एंटीजन या ए बी दोनों एंटीजन हो सकती है। इनके साथ साथ एक और एंटीजन है, और वो एंटीजन है कौन सी? आरएच एंटीजन। तो इस आरएच एंटीजन के आधार पर इस प्रत्येक रक्त समूह को और आगे 2 भागों में बांट सकते हैं। अर्थात जो ए रक्त समूह है वो भी 2 प्रकार का हो जाएगा, ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव। दूसरा ये जो बी रक्त समूह है वो भी 2 प्रकार का हो जाएगा, पहला बी पॉजिटिव और दूसरा बी नेगेटिव। इसी प्रकार से ये ए बी रक्त समूह है वो भी 2 प्रकार का हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव और ए बी नेगेटिव। इसी प्रकार से मित्रों जो ये ओ रक्त समूह है वो भी 2 प्रकार का हो जाएगा, एक ओ पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरा ओ नेगेटिव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आरएच एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर व्यक्तियों में उपस्थित 4 रक्त समूहों को फिर प्रत्येक को 2-2 भागों में बांटा जा सकता है। वे व्यक्ति जिसके रक्त में आरएच एंटीजन उपस्थित रहे और ए एंटीजन उपस्थित रहे उसको ए पॉजिटिव कहेंगे, और वे व्यक्ति जिसके रक्त समूह में आरबीसी की सतह पर केवल ए एंटीजन ही उपस्थित रहे, आरएच एंटीजन नहीं हो, तो उनको ए नेगेटिव ब्लड समूह कहेंगे। ऐसा ही इन बाकी वाले तीनों में भी संभव है और सफल है। तो आप कहेंगे कि अब ऐसा कौन सा व्यक्ति रहेगा इन चारों में से ऐसा कौन सा व्यक्ति रहेगा
जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, और ऐसा कौन सा व्यक्ति रहेगा जो किसी को भी ब्लड दे सकता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्थात वह व्यक्ति जो सभी से रक्त ले सकता है उसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर या सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं, और वह व्यक्ति जो सभी को अपना ब्लड दे सकता है उसको यूनिवर्सल डोनर या सार्वत्रिक दाता कहते हैं। अब आपको यहीं से इन चार, यानी कह दें इंटरनल इंटरनल बात करें तो चार की जगह अब कितने हो गए? टोटल आठ हो गए। आठ प्रकार के रक्त रखने वाले, आठ प्रकार का रक्त रखने वाले व्यक्ति प्रकृति में टोटल उपस्थित है। इनमें से कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो सभी से अपना रक्त ले सकता है, अर्थात सार्वत्रिक ग्राही है? पहली बात है सार्वत्रिक ग्राही, और दूसरी बात है सार्वत्रिक दाता। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, और दोनों के ऊपर बहुत बार प्रश्न है वो पूछे जा चुके हैं। सार्वत्रिक ग्राही का क्या मतलब है और सार्वत्रिक दाता का क्या मतलब है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रश्न कई बार इन पर पूछा जा चुका है। देखिएगा मित्रों, यहाँ पर आइएगा वापस, इसी डायग्राम से अपन ये पता करने का प्रयास करेंगे कौन सा व्यक्ति सार्वत्रिक ग्राही है। मैं ए बी रक्त समूह की बात करूंगा। ए बी रक्त समूह में कहीं कोई क्या कहीं कोई एंटीबॉडी है? क्या कहीं कोई एंटीबॉडी नहीं है? कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं है। अर्थात इस व्यक्ति को अर्थात इस व्यक्ति को कोई भी दूसरा व्यक्ति रक्त दे। अब इसमें भी ए बी का कौन सा? पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव? ए बी पॉजिटिव है, ए बी नेगेटिव? देखते हैं आगे पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा। अर्थात आपको ऐसा व्यक्ति ढूंढना है जो किसी से भी रक्त ले, जो किसी से भी रक्त ले, किसी से भी रक्त ले, उसके कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, और वो व्यक्ति आपका रहेगा ए बी पॉजिटिव। वो व्यक्ति आपका रहेगा ए बी पॉजिटिव, और वह व्यक्ति जो किसी को भी रक्त दे, कहीं पर कोई आपत्ति नहीं आएगी, ऐसा व्यक्ति आपका होगा यहाँ पर ओ नेगेटिव। अर्थात ओ नेगेटिव को देखिएगा, ये ओ नेगेटिव है। ओ नेगेटिव में आप कहेंगे किसी प्रकार की कोई एंटीजन नहीं होगी, ना तो ए एंटीजन होगा, ना ही बी एंटीजन होगा, और ना ही आर एच एंटीजन होगा। तीनों प्रकार के एंटीजन क्या रहेंगे? ए बी नेगेटिव में अनुपस्थित रहेंगे। अर्थात इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। अर्थात ये किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त दे, किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त दे, उसके शरीर में आगे कोई भी एंटीजन एंटीबॉडी पड़ी रहती हो, आगे से पहले से ही पड़ी है, वो तो वैसे ही आपस में एग्लूटिनेशन नहीं कर रही थी। और ओ नेगेटिव यदि किसी को ब्लड दे रहा है, ओ नेगेटिव यदि किसी को ब्लड दे रहा है, तो आप कह रहे हैं इस खुद के पास, बेचारे के पास कोई एंटीजन है ही नहीं, तो कहीं पर भी इसका रक्त जाएगा। आगे भले ही कोई भी एंटीबॉडी पड़ी हो, इसके साथ कहीं पर भी एग्लूटिनेशन होने की कोई संभावना नहीं रहेगी। अर्थात अर्थात आप कहेंगे कि ओ नेगेटिव ऐसा रक्त समूह है जो यूनिवर्सल डोनर है, प्रकृति में उपस्थित किसी भी व्यक्ति को अपना रक्त दे सकता है। इमरजेंसी की कंडीशन है, आपके पास दाता व्यक्ति का रक्त समूह तो डिटरमाइन करने का समूह है, किंतु ग्राही व्यक्ति का रक्त समूह है क्या, ये पता करने के लिए टाइम नहीं है। कोई बात नहीं, आप किसी ऐसे ओ नेगेटिव ब्लड समूह वाले व्यक्ति को पकड़ के लाओ, और उसको किसी भी नेगेटिव पॉजिटिव किसी को कोई भी कभी भी ब्लड अपना दे सकता है। अब अगली बात आती है ओ पॉजिटिव की। तो ओ पॉजिटिव के अंदर केवल और केवल उसके पास में कौन सी एंटीजन है? आर एच एंटीजन। ओ पॉजिटिव की आप बात करेंगे तो उसके पास में केवल और केवल पॉजिटिव एंटीजन है, अर्थात आर एच पॉजिटिव एंटीजन है। अर्थात ये व्यक्ति आर एच पॉजिटिव ब्लड समूह वाले को ब्लड दे सकता है, किंतु नेगेटिव वाले को किसी को नहीं दे सकता। जिस व्यक्ति का पॉजिटिव रक्त समूह है, चाहे वो ओ पॉजिटिव हो, चाहे वो बी पॉजिटिव हो, चाहे वो ए बी पॉजिटिव हो, जिसका रक्त समूह पॉजिटिव है उसको भी बी पॉजिटिव व्यक्ति ब्लड दे सकता है। अर्थात ऑल आर पॉजिटिव एक्सेप्टर के लिए बी पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर हो सकता है, सार्वत्रिक दाता हो सकता है, किंतु नेगेटिव के लिए पॉजिटिव वाला नहीं हो सकता। अब ग्राही की बात करें तो जो ए बी ब्लड समूह है, ए बी पॉजिटिव में आप कहेंगे सभी प्रकार की ए बी पॉजिटिव में सभी प्रकार के एंटीजन है वो उपस्थित है। आर एच एंटीजन भी है, आर एच एंटीजन भी है। ए बी पॉजिटिव में आप कहेंगे सभी प्रकार के एंटीजन उपस्थित है, आर एच एंटीजन भी है, ए एंटीजन भी है, और बी एंटीजन। अर्थात ये तीनों प्रकार के एंटीजन है तो उसमें एंटीबॉडी ही नहीं है। तीनों प्रकार के एंटीजन है तो तीनों प्रकार की एंटीबॉडी होनी नहीं है। तो इसमें
तीनों प्रकार के एंटीजन हैं, अर्थात ये प्रकार के ब्लड समूह ब्लड ले सकता है, अर्थात सार्वत्रिक क्या है? ग्राही है। ये सार्वत्रिक ग्राही है, यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। तो 2 बात आपको याद रखनी है कि अब इसमें से कभी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आप सीधा यूँ भी कह सकते हैं कि ओ रक्त समूह वाला सार्वत्रिक दाता है और ए बी रक्त समूह वाला सार्वत्रिक ग्राही है। इज़ दैट क्लियर? अब अगला पॉइंट अपन देखेंगे कि ये जो रक्त समूह है, इसमें जो आरएच एंटीजन है, उस आरएच एंटीजन की एक और डिफ़ॉर्मिटी कभी-कभी देखने को मिलती है, और वो डिफ़ॉर्मिटी क्या है? कब होती है? किसमें होती है? और उसको कैसे रोका जा सकता है? उस डिफ़ॉर्मिटी का नाम है आरएच इनकम्पैबिलिटी। दूसरा इसी का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालाइसिस, इसको हिंदी में कहते हैं सगर्भ रक्ताणु कोरकता। प्रश्न पूछा जाता है, जहाँ कहीं भी सिलेबस में आरएच शब्द आ गया है, वहाँ पर इस एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालाइसिस पर प्रश्न अवश्य आएगा। अर्थात ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी गर्भवती माता के गर्भ में पल रहे नवजात शिशु के रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन को खत्म करने का गुणधर्म दर्शाती है। अर्थात वे व्यक्ति, आप कहते हैं कि किसी भी व्यक्तियों में जो रक्त समूह का निर्धारण होता है, वो उनके माता पिता के रक्त में उपस्थित विशिष्ट प्रकार के युग्म विकल्पियों द्वारा एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित किया जाता है। तो ये बात मैं आपको पहले समझाऊंगा कि कौन सा रक्त समूह है, तो उसमें कौन से युग्म विकल्पी उपस्थित रहेंगे, और उसमें उपस्थित ये युग्म विकल्पी उनके संतानों में कौन कौन से रक्त समूह को उत्पन्न कर सकते हैं। तो आप देखिएगा बोर्ड पर, आप देख रहे हैं कि 4 प्रकार के रक्त समूह थे। पहला ए था, दूसरा बी था, तीसरा ए बी था और चौथा ओ था। इस प्रकार के रक्त समूहों में उपस्थित युग्म विकल्पियों को मैं यहाँ लिखूंगा। तो यह है युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का मतलब एलील होते हैं, एलिलोमॉर्फिज्म होते हैं। ये एलील पैतृकों में उपस्थित रक्त समूह को उनके संतानों तक आनुवांशिक लक्षणों का स्थानांतरित करने का कार्य करते हैं। तो जो ए रक्त समूह है, उसमें जो युग्म विकल्पी रहेंगे वो ये रहेंगे, आई ए आई ए। जो बी रक्त समूह है, उसमें जो युग्म विकल्पी है वो ये रहेंगे, आई बी आई बी। और जो ए बी रक्त समूह है, उसके जो युग्म विकल्पी रहेंगे वो आई ए बी रहेंगे, आई ए आई बी रहेंगे, आई ए आई बी रहेंगे। और वो रक्त समूह है, उसके युग्म विकल्पी आई ओ रहेंगे। साथ ही साथ जो ए रक्त समूह है, उसका एक और युग्म विकल्पी रह सकता है, वो है आई ए आई ओ। और बी रक्त समूह है, उसका एक और युग्म विकल्पी रह सकता है, वो है आई बी और आई ओ। तो आप कहेंगे कि आई ए और आई ओ दोनों युग्म विकल्पी हैं, फिर भी रक्त समूह ए रहेगा, क्योंकि जो ए युग्म विकल्पी है वो ओ पर क्या है, प्रभावी रहता है। तो इसका रक्त समूह आई ए रहेगा। अब कोई आपसे पूछे कि एक माता है जिसका रक्त समूह ए है और एक पिता है जिसका रक्त समूह बी है, तो उससे उत्पन्न होने वाली संतानों का रक्त समूह क्या रहेगा? एक माता है जिसका रक्त समूह ए है, एक माता है जिसका रक्त समूह, ये माता रक्त समूह ए है और ये पिता का रक्त समूह बी है। उनसे होने वाली संतानों में कौन कौन से रक्त समूह हो सकते हैं? अर्थात माता का रक्त समूह ए है, तो उसके युग्म विकल्प ये हो सकते हैं, और पिता का रक्त समूह बी है, तो उसके युग्म विकल्पी ये हो सकते हैं। दूसरी कंडीशन, माता का रक्त समूह ए है, तो उसके युग्म विकल्पी ये हो सकते हैं, और पिता का रक्त समूह बी है, तो उसके युग्म विकल्पी ये हो सकते हैं। अर्थात आप कहेंगे ये युग्म विकल्पी के साथ मिलता है, तो रक्त समूह कौन सा बनता है, आई आई ए। ये युग्म विकल्पी इस युग्म विकल्पी के साथ मिलता है, तो रक्त समूह कौन सा बनता है, आई ए आई बी। ये युग्म विकल्पी इस युग्म विकल्पी के साथ मिलता है, तो रक्त समूह आई ए आई बी बनता है। और ये युग्म विकल्पी इस युग्म विकल्पी के साथ मिलता है, तो रक्त समूह आई ए और आई बी। अर्थात यहाँ रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ए बी, रक्त समूह ए बी ए बी। अब देखिएगा,
इधर आइएगा। एक कंडीशन ये पैदा हो सकती है, तो इसमें कहेंगे आप तो एक तो रक्त समूह IA IB बनेगा अर्थात AB बनेगा, और दूसरा रक्त समूह है वो IO बनेगा अर्थात क्या कंडीशन बन सकती है, वो रक्त समूह बनेगा। अब देखिएगा, ये रक्त समूह यदि इसके साथ जुड़ता है तो कौन सी कंडीशन बनेगी, IAIO अर्थात रक्त समूह कौन सा बनेगा, ए बनेगा। और ये कंडीशन इसके साथ जुड़ती है तब कौन सा रक्त समूह बनता है, तो आप कहेंगे IIO अर्थात रक्त समूह कौन सा बन जाता है, बी। अर्थात माता का रक्त समूह ए है और पिता का रक्त समूह बी है, तो ए बी संतान भी हो सकती है, ए संतान भी हो सकती है, ओ संतान भी हो सकती है और बी संतान भी हो सकती है, अर्थात किसी भी रक्त समूह वाली संतान हो सकती है। ये कंडीशन केवल इस अवस्था में पैदा होती है। अब आप कहें माता का रक्त समूह माता का रक्त समूह ओ है और पिता का रक्त समूह यदि ए है, तो कौन सी संतान उत्पन्न हो सकती है, कौन सी संतान उत्पन्न हो सकती है। आप इस प्रकार से क्रॉस करके देखेंगे तो यहाँ उत्पन्न होने वाली संतान या तो ए रहेगी या फिर कौन सी रहेगी, ए। ऐसी माता यदि ए और ओ को छोड़कर कोई तीसरे रक्त समूह वाली संतान उत्पन्न करती है तो पिता उसके ऊपर कोर्ट ऑफ कंसेबल लगा सकता है कि ये संतान किसकी है और आप कहाँ से लाए हैं। तो ये भी एक ऐसा रूल्स रहता है। अब देखिएगा, ये बातें तो थी रक्त समूह के निर्धारण की। अब आप RH फैक्टर देखेंगे, तो RH फैक्टर का मतलब है कि सीधी और सिंपल बात है, जब किसी धनात्मक रक्त समूह वाले अर्थात RH पॉजिटिव रक्त समूह वाले व्यक्ति का विवाह किसी RH नेगेटिव रक्त समूह वाली महिला से हो जाए, जब किसी RH पॉजिटिव रक्त समूह वाले, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब किसी RH पॉजिटिव रक्त समूह वालों वाले पिता का विवाह किसी RH नेगेटिव रक्त समूह रखने वाली महिला से हो जाए अर्थात पिता पॉजिटिव, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पिता पॉजिटिव तो माता कैसी हो, नेगेटिव। तो उस अवस्था में उन माता के संतान में, माता के गर्भ में उत्पन्न होने वाली संतान जो है उसमें रक्त समूह पॉजिटिव वाला भी हो सकती है संतान और नेगेटिव वाली भी हो सकती है। ऐसा होने की संभावना 50। अब माना कि पहली संतान माता खुद कैसी है, नेगेटिव रक्त समूह वाली है, माता खुद कैसी है, नेगेटिव रक्त समूह वाली है, और उसमें जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है वो यदि पॉजिटिव रक्त समूह वाला है तो ड्यूरिंग डिलीवरी, पहली जो डिलीवरी होगी बहुत ही सामान्य शिशु रहेगा, सामान्य प्रसव की क्रिया होगी और उस प्रसव क्रिया के दौरान शिशु के रक्त में पाई जाने वाली शिशु के रक्त में पाई जाने वाली RH एंटीजन पॉजिटिव है, शिशु सीधी सी बात है, तो RH एंटीजन क्या होगा, पॉजिटिव रहेगा। इस RH एंटीजन का माता के रक्त में स्थानांतरण हो जाता है। माता के रक्त में पहले कोई RH एंटीजन नहीं था, आप कहते हैं माता नेगेटिव थी, नेगेटिव का मतलब क्या है, माता के रक्त में RH एंटीजन नहीं है, पिता पॉजिटिव था, उन दोनों में कोइटस हुआ, गर्भ धारण हुआ, गर्भ धारण के दौरान माना कि जो माता के गर्भ में शिशु पल रहा है वो शिशु पॉजिटिव हो गया। पहले डिलीवरी के दौरान, पहले डिलीवरी से पूर्व न तो माता पे कोई कॉम्पेबिलिटी आएगी न ही कहीं पिता पर कोई कॉम्पेबिलिटी आएगी, पर पिता पे तो कुछ होना ही नहीं है, माता के शरीर में कोई गुणधर्म ऐसा नहीं होगा जिससे कि उसको हानि हो, पर माता के रक्त में कुछ संख्या में या अल्प मात्रा में RH एंटीजन डिलीवरी के समय में माता के रक्त में चले जाते हैं और वो एंटीजन क्या करते हैं, एक विशेष प्रकार की प्रोटीन का, एक विशेष प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन में यहाँ लिख रहा हूँ, एक विशेष प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन जिसको IG कहते हैं का निर्माण माता के रक्त में कर देता है। अब पहली डिलीवरी हो गई, पहली डिलीवरी के समय यदि डिलीवरी किसी प्रशिक्षित स्टाफ ने करवाई है तो डिलीवरी के बाद वो स्टाफ, वो डॉक्टर क्या करेगा, गर्भस्थ शिशु जब जन्म लेगा तो उसके रक्त समूह का निर्धारण करेगा, माता के रक्त समूह की भी डिटर्मिनेशन करेगा और देखेगा कि माता नेगेटिव है, उत्पन्न होने वाला शिशु पॉजिटिव है, तो उस समय ड्यूरिंग 48 आवर 48 घंटे के समय के भीतर भीतर एक एंटी डी इंजेक्शन आता है, एंटी डी सीरम इंजेक्शन होता है। वो इंजेक्शन यदि माता को लग जाता है ड्यूरिंग 48 आवर समय काल में, ये इंजेक्शन यदि डिलीवर हुई माता को लग जाता है तो उस माता के रक्त में शिशु से प्राप्त होने वाले RH एंटीजन खत्म कर दिए जाते हैं और अगले गर्भ धारण पर माता के शरीर में या शिशु, जो नया शिशु उत्पन्न होगा उसके शरीर में कोई विषमताएं देखने को नहीं मिलेगी। किंतु यदि प्रशिक्षित स्टाफ से डिलीवरी नहीं और उसका ब्लड समूह नहीं पता किया गया और घर पे डिलीवरी हुई है
या किसी अप्रशिक्षित स्टाफ से डिलीवरी हुई है, जहाँ पर रक्त समूह निर्धारण की फैसिलिटी नहीं थी, तो वो डिलीवरी होने के बाद पहला शिशु स्वस्थ होगा, माता स्वस्थ रहेगी, घर पे आ जाएँगे। किंतु उस माता के शरीर में 48 घंटे के भीतर-भीतर एक विशेष प्रकार के एंटीबॉडी की उत्पत्ति होगी, और वो एंटीबॉडी क्यों उत्पन्न हुई है? क्योंकि शिशु के रक्त से कुछ एंटीजन डिलीवरी के समय, कुछ आरएस एंटीजन माता के रक्त में चले गए। वो वहाँ पर जाकर के एक विशेष प्रकार की इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन का निर्माण करेंगे, जिसको आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन कहेंगे। ये प्रोटीन माता के शरीर में पड़ी रहेगी। ऐसे आपने बहुत सारे ग्रामीण इलाकों में ऐसे कई पेशेंट देखे होंगे कि वो एक बार तो माँ बन गई है, अब वो वापस माँ नहीं बन रही है। कुछ ही महीने का गर्भ बनने के बाद उसके गर्भपात हो जाता है, या बच्चा खत्म हो जाता है, या सोनोग्राफी में बच्चा डिफॉर्मेट पैदा होता है। तो ये सब कंडीशन क्यों होती है? ये सारी कंडीशन इस रोग के कारण होती है। इसलिए ये रोग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से एक प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बनती है। तब आप देखेंगे कि जैसे ही ऐसी नेगेटिव माता फिर से गर्भ धारण करती है, दोबारा गर्भधारित होती है, दोबारा प्रेग्नेंट होती है, तो उसके रक्त में विशेष प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन उपस्थित रहते हैं, आरएच एंटीजन उपस्थित रहते हैं। ये आरएच एंटीजन अब के आरएच एंटीजन के कारण उत्पन्न हुए जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रोटीन है, ये प्रोटीन नया जो शिशु बन रहा है, जो सेकंड शिशु माता के गर्भ में बड़ा हो रहा है, उस रक्त में जाते हैं, और उसकी रक्त की सतह पर उपस्थित आरएच एंटीजन के साथ में एक ग्लूटिनेशन की क्रिया करते हैं, जिससे उस गर्भस्थ शिशु जो आरबीसी है, वो आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसलिए उस रोग का नाम है सगर्भता रक्ताणु कोरकता, इरिथ्रोब्लास्टोसिस। इरिथ्रो मतलब इरिथ्रोसाइट, आरबीसी, ब्लास्टोसिस यानी फट जाते हैं, फूट जाते हैं, और जिससे होता है क्या है? फिटेलाइसिस, अर्थात फीटस का लाइसिस या अपघटन हो जाता है, फीटस खत्म हो जाता है। अर्थात जब किसी आरएच नेगेटिव रक्त समूह वाली महिला का विवाह आरएच पॉजिटिव रक्त समूह वाले पुरुष से हो जाता है, तो उसके प्रथम डिलीवरी, प्रथम संतान की उत्पत्ति नॉर्मल रहेगी, किंतु उससे आगे उत्पन्न होने वाले संतान, यदि एनटीडी इंजेक्शन 48 आवर में, प्रथम डिलीवरी के 48 आवर के बाद तक नहीं लगा है, तो उसकी अगली संतानें नॉर्मल नहीं होगी, और उन संतानों के जीवित रहने की संभावनाएं 0% रहती है। और ऐसी संतानों के मरने का या खत्म होने का या डिस्ट्रॉय होने का जो कारण है, वो बीमारी है, उसका नाम है सगर्भ रक्ताणु कोरकता हिंदी में, और उसको इंग्लिश में कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोलाइसिस फिटलाइसिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलाइसिस, ये गर्भवती माता है, उसके रक्त में ऊपर ये नेगेटिव एंटीजन है, और ये उसका गर्भस्थ शिशु है, जो एक पॉजिटिव एंटीजन के साथ में था। प्रथम डिलीवरी में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, और सेकंड डिलीवरी के दौरान जो इसकी शरीर में ये आईजीजी प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनेंगे, वो सेकंड गर्भस्थ शिशु की आरबीसी के साथ एग्लूटिनेशन या समूहन की क्रिया के द्वारा उस शिशु को नष्ट कर देंगे, और इस प्रकार से गर्भस्थ शिशु का नष्ट होना एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटेलाइसिस कहलाता है। इज दैट क्लियर? आज इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। आप सबसे अनुरोध है, हमारे यूट्यूब चैनल उत्थान ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप हमसे ऐसे ही टॉपिकों के साथ जुड़ते रहिएगा। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू सो मच।